देशभक्ति हमेशा हमारे जद्दोजहद में होनी चाहिए। हमारे पूरे भारत में 435 बच्चे शहीद हुए, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड तो गिनती नहीं है कि कितने बच्चे शहीद हो गए हैं। तो अगर ये ना होते तो हम ना होते, अगर होते भी तो किस अवस्था में होते इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कि आज़ादी की लड़ाई में बड़े हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, बच्चियां हों, जिससे जो बन पड़ा उसने वो योगदान दिया। तो यूपी के वृंदावन में पूज्य दीदी साध्वी ऋतंभरा माता जी के माध्यम से वात्सल्य ग्राम की स्थापना कई वर्षों पहले की गई थी और उस वात्सल्य ग्राम के अंतर्गत अनेक प्रकार के सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट है श्री, आपको पता ही है, भानु प्रताप जी दीदी माँ के साथ में हमेशा से जुड़े रहे और ये वात्सल्य ग्राम की जो स्थापना हुई और जो भी यहाँ पे विकास हुआ उसमें उनकी अहम भागीदारी रही। वो संघ में भी बहुत एक्टिव रहे, आरएसएस के प्रचारक रहे और एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने बहुत बड़ा लेखन करा और वो पीआईबी में भी मेंबर थे। तो उनकी स्मृति में ये स्थापना करा गया था। 22 अक्टूबर 2010 को ये भानु प्रताप शुक्ल स्मृति क्रांति कुंज की स्थापना की गई थी। उस वक्त पूज्य दीदी साध्वी ऋतंभरा जी यहाँ पे आई थी और परम पूज्य सरसंघचालक मोहन राव भागवत जी और उस वक्त के गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त पे मौजूद थे। भानु प्रताप शुक्ल जी की मूर्ति है। आप संघ में प्रचारक रहे और आपने पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और युवाओं को अपना समर्पित कर दिया था अपना जीवन। और जो भी आप इस यहाँ पे जो भी सामान देख रहे हैं आप, भानु प्रताप जी का सामान है। उनका जिंदगी पूरा सादगी भरा था और जिस तरीके से वो रहा करते थे वो हर व्यक्ति के लिए मिसाल है। बहुत सादा उन्होंने जीवन जिया है लेकिन उनके विचार बहुत ऊंचे थे। ये जो पूरा कुंज है, ये पूरा जो कुंज है इसकी देख रेख, इसका मैनेजमेंट करने वाले मधुर जी मेरे साथ में। मधुर जी, जब से ये स्थापना हुई है बहुत लंबा समय हो गया है इस कुंज को स्थापित हुए। वात्सल्य ग्राम में बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं, उनमें से ये प्रकल्प कैसे खास है, उसका महत्व कितना अहम है, उसके बारे में बताइए। श्री भानु प्रताप शुक्ल स्मृति क्रांति कुंज, इसके नाम में ही इसका अलग ही है। क्रांति कुंज यानी कि जहाँ क्रांतिकारियों का योगदान है। भानु भैया लेखनी के धनी थे, आपने लेखन के माध्यम से क्रांतिकारी लाए और यहाँ एक अनोखी प्रदर्शनी है जिसमें रक्त से निर्मित क्रांतिकारियों के चित्र लगे हुए हैं। का एक छोटा सा मैं परिचय दूं भानु भैया जी का। आपका जन्म 7 अगस्त 1935 को सुल्तानपुर में हुआ था। जन्म के बाद माता पिता का देहांत हो गया। जब माता पिता का देहांत हुआ उस समय आपकी अल्प आयु थी, यानी कि 12 दिन के थे। माता पिता के देहांत के बाद नाना नानी ने पाल पोस के बड़ा किया। बड़े होकर संघ के प्रचारक रहे और 5 जन और राष्ट्र धर्म के संपादक रहे, जो कि झंडे वालन से प्रकाशित है और लखनऊ के राजेंद्र नगर से प्रकाशित है। आगे चल के दीदी माँ के मानस पुत्र यानी कि मन से माने गए पुत्र बने और दीदी माँ के शब्द थे, दीदी माँ की कल्पना थी, उसको सार्थक किया, पुरोधार किया भानु भैया ने। और जो वात्सल के ग्राम की स्थापना है उसमें भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा। 17 अगस्त 2006 को भैया का निर्माण हुआ। इन्हीं की याद में ये पूरे क्रांति कुंज का निर्माण किया गया है। भानु भैया की जो यात्रा हम देखते हैं, प्रचारक के रूप में भी संघ की जो पत्रिका है पंचजन्य, उसके संपादक के रूप में भी उनका अतुल्य योगदान रहा। जब से वात्सल्य ग्राम में उनको लेकर, उनके विचारों को लेकर ये स्थान बना है, इससे कितना परिवर्तन आया है, युवा पीढ़ी कितना उनसे जुड़ पाई है, उसके बारे में बताइए। तो भानु भैया, मैंने पहले ही कहा, लेखनी के धनी थे। भानु भैया को आज भी लोग अपना आदर्श मानते हैं और संघ में भी भानु भैया के जो इन्होंने पूरा साहित्य लिखा है भानु भैया जी का, अगर आज भी उठा के पढ़ेंगे तो जीवंत लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आज कल के विषय को जानते हुए आज पहले ही इन्होंने लिख दिया है इसको। और यहाँ क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों को लोग केवल अब कुछ नामों से ही जानते हैं। कि जब ये कुंज की स्थापना हुई थी उस समय की तस्वीरें हैं, भागवत जी है, नरेंद्र मोदी जी है, गुरु माँ ऋतंभरा दीदी जी के जो गुरु जी है वो है, तमाम बड़े लोग यहाँ पर है। जो ये आप देख सकते हो कि मोदी जी संघ से कितने जुड़े रहे हैं। और इस तरफ भानु भैया जी का, उनका जन्म से लेकर 17 अगस्त 2006 जब उनकी मृत्यु हुई थी, पूरा उनका विवरण लिखा हुआ है। और जो जो उन्होंने यात्राएं करी थी उन यात्राओं का
जो विदेशों में जो जो उन्होंने यात्राएं करी थी संघ प्रचार को लेकर, आप देख लीजिए उनका कितना सादा जीवन है। विदेशों में भी नीचे बैठे हुए हैं फर्श पर, कितना सादा उनका जीवन है। और फ्लाइट से भी जा रहे तो इकोनॉमी फ्लाइट से जा रहे हैं। तो संघ के लिए कहा जाता है इन लोगों के लिए कठिनतम परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं। 2 कपड़ों में पूरा महीना रह सकते हैं, संघ के प्रचारक ऐसे होते हैं। ये सारे रक्त निर्मित चित्र हैं और ये जो चित्र है ये ब्रिटिश काल के दौरान जिन जिन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उन तमाम बलिदानियों के चित्र है। तमाम बड़े नाम यहाँ पर है, क्या बताएंगे? एक थे रविचंद्र गुप्ता जी, इसका मैं एक छोटा सा परिचय देता हूँ, जिनका जन्म 1937 में जेवर में हुआ था। 47 में देश आजाद हुआ तो उनके मन में एक टीस रह गई कि आजादी की लड़ाई में मैं अपना कोई योगदान नहीं दे पाया, क्योंकि आजादी की लड़ाई में बड़े हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, बच्चियां हों, जिससे जो बन पड़ा उसने वो योगदान दिया। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, जिन क्रांतिकारियों ने अपना रक्त देकर इसको देश को आजाद कराया है, तो क्यों ना अपना रक्त देकर उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए। तो उन्होंने 10 ईयर तक अपना ब्लड डोनेट किया और 1760 से लेके 1947 तक जितने भी क्रांतिकारी शहीद हुए सभी के चित्र उन्होंने अपने रक्त से बनवा दिए। ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि थी क्रांतिकारियों को। चित्र बनाने वाले थे पंजाब के गुरु दर्शन सिंह बिंकल, जिनको हम बिंकल जी बोलते हैं। बिंकल साहब आज भी हैं, गुप्ता जी नहीं रहे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ा रही हैं आपकी बेटी सारिका गुप्ता जी, जिनके ब्लड से पुराने चित्रों को जीवंत किया जाता है और नए चित्रों का निर्माण हो रहा है। इसमें इस कड़ी में मंगल पांडे हैं, नाना साहब हैं, अजीमुल्ला खां है। ये देखिए मंगल पांडे, जो ये क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें से प्रमुख नायक मंगल पांडे को कहा जाता है, क्योंकि जो एक कह सकते हैं अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ जो काम करा था, जो उन्होंने कारतूस बनाए थे गोली के, उसमें कारतूस में था कि उन्होंने जो कारतूस बनाए थे गाय और सुअर के, उसमें चमड़े का इस्तेमाल करा गया था। तो पहली चिंगारी अंग्रेजों के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने की उन्होंने करी थी। नाना साहेब पेशवा ने भी उनका साथ दिया था। एक श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो कितने प्रतिदिन कितने लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, और जो ये विरासत है वास्ले ग्राम से छोड़कर ये वैश्विक ग्राम तक पहुंचे, उसके लिए क्या योजना है? यहाँ पर डे 50 से 100 लोग डेली विजिट करने आते हैं। वो कई बार तो महीने में ये समझो कि ये आंकड़ा करीब 500 के ऊपर भी पहुँचता है। स्कूल के बच्चे बहुत आते हैं, स्टूडेंट बहुत आते हैं, और इसका मकसद केवल एक ही है कि आज के समय में लोग क्रांतिकारियों को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। वो ये कहते हैं अगर इन्होंने देश को आज़ाद कराया तो उसमें हम क्या करें। अगर ये ना होते, मैं कहता हूँ अगर ये ना होते तो हम ना होते, अगर होते भी तो किस अवस्था में होते इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कभी हमको इनको भूलना नहीं चाहिए और इनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए, इनको याद रखने के लिए इस क्रांति कुंज का निर्माण किया गया है। मुंडा भगवान जी, इनको तो जितना गौरव जनजाति समाज के लोगों को, बिरसा मुंडा भगवान को जितना गौरव इस सरकार ने दिया है, जनजातीय दिवस उनके नाम से बनाया जाता है और पूरे ट्राइबल कम्युनिटी को एक मंच पे लाने का सरकार ने काम करा है। ऐसा काम आज से पहले कभी नहीं हुआ जो इस सरकार ने करा। वो बहुत रानी लक्ष्मीबाई जी तो हमारी महिलाओं की सबसे बड़ी आदर्श है। आजकल की महिलाओं के लिए कहा जाता है कि आप रानी लक्ष्मीबाई की तरह बने। चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से पुलिस पकड़ना चाहती थी, उन्होंने जो काम करा, अंग्रेज इनसे बहुत डरा करते थे और वो पुलिस के हाथ नहीं आए, इन्होंने खुद से गोली मार रही थी अपने आप को। बालक, भारत माता के सपूत, सच्चे सपूत, उन्होंने बलिदान दिया। किसी ने 12 की उम्र में बलिदान दिया, 13 साल की उम्र में बलिदान दिया, 18 साल की उम्र में बलिदान दिया। जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे आते हैं, इन वीर क्रांतिकारी बालकों को की तस्वीरों को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उनके मन में क्या आश्चर्य होता है, क्या सोचते हैं वो? यहाँ ये शहीद बच्चों की गौरव गाथा है। ये वो नन्हे बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की थी, और सबसे कम उम्र का बालक था 7 वर्ष का रमेश, जो कि महाराष्ट्र मुंबई का था। 2000 वर्ष की गुलामी में सबसे छोटा बालक शहीद हुआ। यहाँ जब बच्चे आते हैं तो वो काफी प्रफुल्लित होते हैं और इनसे काफी मोटिवेशन पाते हैं कि जब इतने छोटे छोटे बच्चे, ये उस समय के बच्चे हैं जब 1857 की लड़ाई हुई, और 57 से लेके और 47 तक
ये करीब पूरे भारत में 435 बच्चे शहीद हुए। ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड तो गिनती नहीं है कि कितने बच्चे शहीद हो गए हैं। इसमें मैं केवल एक जो छोटा सा उदाहरण दूंगा, खुद कुमारी मैना नाना साहब की दत्तक पुत्री थी, यानी कि गोद ली हुई पुत्री। कानपुर के पास बिठूर के किले में रहती थी। जब नाना साहब, अजीमुल्ला खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, अनेक क्रांतिकारी अंडरग्राउंड हो गए तो अंग्रेज बिठूर के किले से इनको उठा के ले गए। पिता का पता पूछा, नहीं बताया। कई प्रकार का प्रलोभन दिया, लालच दिया, तो भी पिता का पता नहीं बताया। तो अंग्रेजों ने इनको जलती अग्नि में लटका दिया। जब ये आधी जल गई, फिर निकाल के पूछा, बेटा अब भी समय है, पिता का पता बता दो, हम आपको बचा लेंगे। इन्होंने कहा, मर जाऊंगी लेकिन कभी पिता का पता नहीं बताऊंगी। इस नन्ही सी बच्ची है, 13 वर्ष की, 1857 की बात है ये। आज के बच्चे तो हम तब भी कहते हैं कंप्यूटराइज है, इस बच्ची का क्या दोष था। और अंग्रेज इसको तब तक जलाते रहे जब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिल गई। धन्य है माँ भारती, जो अपनी कोख से वीरांगनाओं को जन्म देती रही है और आगे देती भी रहेगी। तो हमें ये चाहिए कि जो युवा पीढ़ी है, आने वाली युवा पीढ़ी है, वो इन बच्चों से, इन क्रांतिकारियों से सीख ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देश बंदूक लेके बॉर्डर पे जाइए, लेकिन देशभक्ति हमेशा हमारे जद्दोजहद में होनी चाहिए। हमारे चंद्र बोस ने नारा दिया था, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, उस फौज में जो जो लोग शामिल रहे हैं, जो लोग उस फौज में शामिल रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र की फौज में शामिल रहे हैं, तो ये सशस्त्र फौज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी का इतिहास में हम नाम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से नेताजी की मौत हुई है, उस पे भी बहुत सारे लोग संशय में हैं। नेताजी की बॉडी कभी किसी को मिल नहीं पाई है। अलग अलग लोग अफवाह में थे कि नेताजी अंग्रेजों से डर गए थे, फिर वो भेष बदल कर बाबा के रूप में कहीं रहने लग गए हैं। तो आज तक नेताजी का कभी पता नहीं चल पाया, और जो नेताजी की विरासत है वो लुप्त होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेताजी की विरासत लुप्त होती हुई नजर आ रही है और नेताजी ही रहेंगे। 1943 में गांधी जी अमरण अनशन पर बैठे थे। ये गांधी जी के जीवन काल का अंतिम अनशन था। उस समय भारत के बादशाह थे जॉर्ज पंचम। वो अपनी किताब में लिखते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, जॉर्ज पंचम के शब्द हैं, कि हमने बुढ़े की अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली थी चंदन की लकड़ी मंगवाकर, लेकिन आने वाले 200 वर्षों तक हम भारत को स्वतंत्र करने के बिल्कुल भी इरादे में नहीं थे। अगर हम भारत को स्वतंत्र कर रहे हैं तो सिर्फ नेताजी की वजह से। इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखी है। तो आखिर 4-5 साल में ऐसा क्या हुआ जो उन्हें आजाद करना पड़ा? जब उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सबसे ज्यादा अगर किसी देश को नुकसान हुआ था, वो था केवल ब्रिटेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उसके बावजूद भी देश आजाद हुआ। तो नेताजी हमेशा नेताजी ही रहेंगे। और कहते हैं कि वो उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। विमान दुर्घटना के बाद उनको सुरक्षित रूस की धरती पर पहुंचाया गया। इसकी भी एक लंबी कहानी है। और फिर वहां से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ठंडा हो गया 1949 को, वहां से रिहा हुए, जेल से आजाद हुए, फिर जापान गए, जर्मन गए और पूरे भारत विश्व का भ्रमण करते हुए भारत आ गए। बंगाल में रहे 20 साल। और उसके बाद एक नाम सुना होगा, गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा के नाम से रहे, पूरे भारत का भ्रमण किया और फाइनली बरेली में रहे। और 15 अक्टूबर 1983 को गुमनामी बाबा से इन्होंने अंतिम सांस ली। नेचुरल डेथ थी। 15 लोगों ने तिरंगे में लपेटकर इनका अंतिम संस्कार किया। नेताजी का जो हम कह सकते हैं कि समृद्धि बहुत ज्यादा थी। वो चाहते तो सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते थे, उनके विचारों से भी पहुंच सकते थे, दूसरा तरीका भी उनके पास में था। भारत में 2 दल थे, कहा जाता था कि नरम दल जिनका गांधी जी समर्थन करते थे, और गरम दल के लोग, ओजस्वी लोग जो सिर्फ विचारों की बात नहीं करते थे, क्रांति की बात करते थे। नेताजी उनमें से एक थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि नेताजी के साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र रहा जिसकी वजह से उनको गुमनामी में रहना पड़ा? हाँ, बिल्कुल हुआ है इसके लिए। और इसके लिए आप सब जानते हैं, नाम लेना मेरा उचित नहीं होगा कि इसके पीछे कौन कौन थे। अगर देखा जाए, स्वतंत्र भारत के जो पहला अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो उसके दावेदार पहले नंबर पर नेताजी थे, दूसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोगों के तो दूर दूर तक नाम नहीं थे। और जो कांग्रेस कमेटी थी उसमें भी सबसे ज्यादा वोट नेताजी को मिले थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनको अलग रखा। इसका क्या कारण रहा? और ये सत्य है, अगर नेताजी हिटलर था, आपके पीछे हिटलर हैं, जब हिटलर से पहली बार मिले तो जो नेताजी को नाम दिया
वो हिटलर ने ही दिया। हिटलर ने इनके पास मैसेज भी भेजा था कि एक बार आदेश करिए, हम तख्ता पलट कर देंगे, और नेताजी हमारे इतने अच्छे थे, उन्होंने मना कर दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि लोग कहेंगे कि तख्ता पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को बुलाया, और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और कभी भी नेताजी को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी इससे पहले की सरकारों में, वो नहीं मिली जो अब जाके मिल रही है। तो नेताजी का योगदान तो नेताजी का ही है। और नेताजी के द्वारा लिखा गया लेटर 1 अगस्त 1943 को बर्मा से ये लिखा था, ये उन्हीं की हैंड राइटिंग है, देशवासियों के नाम संदेश। बिल्कुल। और नेताजी अभूतपूर्व थे, उनके विचार अभूतपूर्व थे, लेकिन भारत की नीति का हम कह सकते हैं, भारत का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ और जिन लोगों के साथ में सत्ता चली गई, वो लोग कायर रहे, समझौते करने वाले रहे, भारत को कमतर देखने वाले रहे। भारत को हम कह सकते हैं, भारत के विकास और भारत का जो हम कह सकते हैं भौगोलिक रूप से भारत को जो सशक्त होना चाहिए था, उससे उन लोगों ने समझौता करा। भारत के विचारों से, भारत के मूल्यों से समझौता करा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीधे तौर पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही, लोग कहते हैं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते तो आज का भारत हम देख सकते हैं कि और आधुनिक भारत होता, और सशक्त भारत होता। जो हमारा पाकिस्तान से बंटवारा हुआ वो नहीं होता, जो बांग्लादेश के साथ में हमारी स्थिति रही वो नहीं होती, और जो हमारा आसपास का क्षेत्रफल था, बर्मा का इलाका है, श्रीलंका का बहुत सारा इलाका है, चीन का बहुत सारा इलाका, जो भारत का तो चीन में चला गया, ये सारा नहीं होता। जो भारत का स्वरूप होता वो काफी विशाल और एक मजबूत होता। जो हम कहते हैं कि हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं, तो वैसा नहीं होता, हम दुनिया के 3रे या 4थे सबसे बड़े देश होते। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो सही जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए भारत की समग्रता का, भारत की आज़ादी का, और जो भारत के लोगों के चहेते थे, अपने आप को सिंगल मैन आर्मी नहीं थे, पूरे भारत के लोग जिनको पसंद करते थे, एक मुश्त प्यार करते थे, और चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को, सत्ता को अपना नहीं लालच माना और गुमनामी में रहे। ऐसे नेताजी को हम नमन करते हो। और इतना प्यारा संग्रहालय वात्सल्य ग्राम वृंदावन में साध्वी रितंबरा दीदी चला रही है, हर किसी को यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। इनके डबल भारत न्यूज लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।